हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर, मेरे साथ है अनिमेश नाथ। और अनिमेश, वेरी डिसअपॉइंटिंग डे फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस। इंडिया हैव लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन हैदराबाद, और जिस तरीके से हारे हैं वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ना ये रैंक टर्नर थी, ना इस पिच पे घास थी। एक प्रॉपर स्पोर्टिंग विकेट, पहली इनिंग्स में लीड ले ली, लंबी लीड ली आपने 190 रन की, लेकिन उसके बाद ऑली पोप ने टोटली एक वन साइडेड कर दिया। और टॉम हार्टली जो फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज़्यादा महंगे दिख रहे थे, 7 विकेट उन्होंने लिए और टोटली बैकफुट पे धकेल दिया इंडियन टीम को। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया के साथ वो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो अप्रोच की, और वो दिखा पूरे टीम के साथ और कप्तानी में भी। जी। और ये बड़ी दिक्कत रही पूरे मैच में, आपको देखने को मिला। जब पहली पारी में अच्छी खासी आपके पास लीड थी इंडिया के पास, लेकिन दूसरी पारी में 5 विकेट गिर गए थे जल्दी ही इंग्लैंड के। उसके बाद वो इतना बड़ा 400 के ऊपर का स्कोर वहाँ पे खड़ा हो गया स्कोर बोर्ड पे। कहीं ना कहीं वो गलती थी कि आप एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही बॉलिंग अटैक को बार बार बदलते रहे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बदलाव नहीं दिखा जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए अच्छा साबित होता है। और उसके बाद आपकी बैटिंग लाइनअप जो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, WTC फाइनल की यादें अभी मेरे जहन में ताज़ा है कि आपके लिए चीज़ें बदल ही नहीं रही। आपके डिफेंसिव अप्रोच कभी खत्म ही नहीं होता। वहाँ पे शार्दुल ठाकुर थे, यहाँ पे आपके पास अक्षर पटेल थे। और वही मैं कह रहा हूँ कि आपके अगर आप टॉप 6 बैटर्स आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको टेल एंडर से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो आपके लिए मैच बचाते। और ये परफॉर्मेंस का ही इशू है। आप हर समय हर चीज़ का ठीकरा पिच पे नहीं फोड़ सकते हो, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। पिच तो बहुत अच्छी पिक है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जो सबसे बढ़िया स्पिन के बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन मैं पहले बात करूंगा शुभमन गिल की। 3 पॉइंट पे कैच, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? और अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, एक टाइम आता है प्लेयर की करियर में जहां वो शायद फॉर्म से थोड़ा जूझता है, तो आप रणजी ट्रॉफी खेल सकते, रणजी ट्रॉफी चल रही है, आप इंडिया ए के लिए खेल सकते थे, थोड़े रन बना लेते। ये इंडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था, तब इंडिया में वापसी हो रही थी, तो बड़े प्लेयर्स की जो थे KL राहुल और श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी रणजी तब नहीं खेला था जी। कि या किसी भी तरीके के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वापस नहीं, उनके सीधे आप NCA में आप वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के बाद आपने जो प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद सीधे आप यहाँ वापस आ गए टीम इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेचर का इशू है। शुभमन गिल का भी वही स्ट्रेचर का इशू आ जाता है कि शुभमन गिल अब एक बड़ा सितारा बन गए हैं और उनको टीम से बाहर बैठाना टीम मैनेजमेंट के बस की बात नहीं रही, ऐसा मालूम पड़ता है। और शुभमन गिल के अलावा आपके पास ध्रुव जुरैल हैं, वहाँ पे रजत पाटीदार हैं, जो डिजर्व करते हैं कि वो उनको एक मौका मिले, क्योंकि शुभमन गिल को लगातार मौके देने के बावजूद भी उनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही जी। और पहली इनिंग में भी 23 रन मारे थे 66 गेंदों में, और वहाँ पर भी बहुत ही खराब शॉट खेल के आउट हुए थे। दूसरी इनिंग में डक पे आउट हो गए, और आपको दिख रहा था पहले मैच में भी जिस तरीके से और आप दूसरी इनिंग में अपने गेम में कुछ चेंजेस ला सकते थे, पर वो दिखे नहीं। और वो जो कहीं ना कहीं कमी है, वो बहुत पिछले कई पारियों से वो सिग्निफिकेंट तरीके से दिख रही है। जी। तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल को कहीं ना कहीं ब्रेक देना चाहिए, एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। और बोल्ड डिसीजन तो मैं नहीं कहूँगा, ये डिसीजन कहीं ना कहीं शुभमन गिल भी डिजर्व करते हैं और टीम इंडिया भी डिजर्व करती है कि प्लेइंग 11 में इस तरीके का बदलाव हो। दूसरी बात, श्रेयस अय्यर के साथ अप एंड डाउन्स लगे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो मैं उनका गेम देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो इंटेंट लैक कर रहे हैं। वो इंटेंट नहीं दिख रहा उनके गेम में। कहीं ना कहीं वो बहुत प्रेशर में वो गेम में दिखे, खासकर दूसरी पारी में, जब वो पहली गेंद में ही जिस तरीके से उनका अप्रोच था, और वो जब आउट हुए इतनी गेंदें खेलने के बाद, हर एक गेंद पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अब आउट हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट पे जा रहे हैं, कहीं आउट ऑफ द क्रीज जाकर ऐसे शॉट खेलने के प्रयास कर रहे हैं, जो खासकर वहां पर भी जब वो स्पिनर्स के खिलाफ एक अच्छे बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं, और आज स्पिनर्स के खिलाफ उनकी जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा दबाव में दिख रहे थे, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंटेंट मिसिंग है और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनते जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी प्लेयर अगर आपके लिए लाइबिलिटी बनता है, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, आपको उनको ना मौका देके आपके पास जो बैकअप प्लेयर्स हैं उनको मौका देना चाहिए। उन प्लेयर्स को ग्रूम होने के लिए, अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए डोमेस्टिक में खेलने का एक उन पर एक ऐसा कुछ आप एक बनाइए, एक आप प्लान बनाइए कि अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे तभी हम आपको वापस लेकर आएंगे। आपने एक वर्ड यूज किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कैप्टनसी पे भी आती है ये बात। कप्तान रोहित तो शर्मा तो लॉन्ग टर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट है टीम इंडिया के लिए। आप से ना बैटिंग, अभी आपकी फॉर्म भी कुछ खास ऐसा नहीं कर रही है। नहीं, सेकंड इनिंग में टॉप स्कोरर है 39 रन 39 का टॉप स्कोर हो और 230 शिफ्ट आप चेस कर रहे हो और आप हार जाएं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। लेकिन बैड कैप्टनसी पे आऊँगा। आपने जस्ट बात करी उनके स्कोर की, मैं टारगेट की बात करूँगा। राइट फ्रॉम द बिगनिंग कुलदीप यादव को ना लेना, लीड कंसीड करना, ऑली पोप को लगे रहने देना अपनी रन स्कोरिंग के लिए, उसके बाद हार्टली के अगेंस्ट यार आपने फील्ड खोल दी।
दैट गाय इज कमिंग एट नंबर। देखिए मैंने यही पहले बोला था कि आपका डिफेंसिव अप्रोच कप्तान का इतना ज्यादा है कि आपने कभी अटैकिंग फील्ड ही नहीं ली। वहीं आप देखिए सेकंड इनिंग में 231 बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन स्टोक्स उस मैच में 231 को डिफेंड करने के लिए वो 10 विकेट गिराने के लिए खेल रहे थे। ये होता है एक अटैकिंग माइंडसेट, और उन्होंने वो चीज में कामयाबी हासिल की, क्योंकि वो मैच तो वो हार ही जाते जी। कल तक मैच जाता तो वो मैच उनके हाथ से कहीं ना कहीं निकल ही चुका था। तो वहीं पे रोहित शर्मा ये चीज लैक करते हैं। WTC फाइनल में भी था, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में भी दिखा कि आपके कंधे पहले ही झुक जाते हैं और आपके पास प्लान नहीं होता है। वर्ल्ड कप में भी आपके पास प्लान ए था तो प्लान भी नहीं था, जैसे ही आपकी कलाई खुल गई अब खुल गई, फिर उसके अलावा आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये कप्तानी मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए बहुत घातक साबित होते जा रही है। आपके पास आपने किसी प्लेयर को ग्रूम नहीं किया है, लेकिन ग्रूम नहीं भी किया है तो आप ग्रूम करिए, और बहुत सारे और भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनके पास आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लगातार उन पर घूम फिर के कि आप पूरी चक्की में घूम फिर के फिर से आप रोहित शर्मा पे आके दांव खेल देते हैं, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बदलाव की बहुत बेहद ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस समय, और वो होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा फैक्टर मुझे अब ऐसा लगता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ विराट कोहली। मेरे ख्याल से वो जो 25-30 रन रह गए वो उसी वजह से रह गए, और वो जो एनर्जी इंटेंसिटी जो फील्ड पे होती है विराट कोहली नहीं थे, वो नहीं दिखाई दी। कंधे झुकते हैं तो झुकते चले जाते हैं अगर विराट कोहली फील्ड पे नहीं। विराट कोहली फील्ड पे होते हैं तो इंटेंसिटी में वो कहीं ना कहीं एक बढ़ावा देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक सिराज जैसा प्लेयर, जैसे हम आप बैक द स्टूडियो बात कर रहे थे कि उनके कंधे झुके हुए दिख रहे थे, सिराज ऐसे देखने को मिलते नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर बैटिंग लाइनअप की सिर्फ बात करो तो विराट कोहली के आने से अगर आपकी डिपेंडेंसी उन पे इतनी ज़्यादा है कि उनके ना होने पर आप पूरा मैच, एक जो आपके पक्ष में मैच जा रहा था कहीं ना कहीं उस मैच को हार जाते हैं, तो ये टीम के लिए बहुत खराब है। और ऐसा नहीं है अगर आज शुभमन गिल विराट डक पे आउट हो गए तो विराट कोहली का भी खराब दिन हो सकता है, और फिर सारा ठीकरा विराट पे फोड़ देंगे। तो विराट पे ठीकरा फोड़ना, उन पे पूरी डिपेंडेंसी होना ये टीम के लिए एक बहुत खराब चीज़ है। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिर्फ स्टीव स्मिथ पे ही डिपेंड हो जाए, बाकी उस्मान ख्वाजा कोई भी प्लेयर अगर उनके लिए परफॉर्म ना करे तो क्या वो कोई टाइटल जीत पाएंगे? ट्रू। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक अपना ये कोई पॉइंट भी नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली नहीं थे तो टीम हार गई। जी। चलिए होप कर सकते हैं बस कि कुछ कमबैक दिखे इंडियन टीम से, क्योंकि अभी 4 मैच और हैं सीरीज में। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग, नॉट बिकॉज इंडिया हैव लॉस्ट द गेम बट द वे दे लॉस्ट इट, दे वर इन द गेम। लेकिन उसके बाद वो बैकफुट पे गए और कप्तानी पे सवाल उठेंगे। वेल अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।